इससे पहले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक चार्ज और दो तीन चीज़ें सीखी थी। एक तो स्पेसिफिक चार्ज सीखा था, स्पेसिफिक चार्ज, और दूसरा हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था। और दूसरा जो हमने पढ़ा था V इज इक्व टू W/Q से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे ना, और फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम इस लेक्चर में ये तो देख चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैंने बताया आपको। इस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, और साथ में बोहर थ्योरी कराऊंगा, ठीक है, बोहर थ्योरी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने सीखा था, उसमें से रिलेटेड ज़रा सा कुछ मैं जो एजम्पशंस निकले थे उनको आपको समझाता हूँ। मतलब जो थ्योरी मिली थी उसको समझा रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसको आप अपने नोट्स में ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहला तो ये है, करंट का इंटेंसिटी के साथ वेरिएशन कैसा होता है। करंट का देखो, ये इस तरीके से वेरिएशन है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जितना इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ेगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी, डायरेक्ट मतलब ये हुआ। अगला देखो, पहला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड ले रखा है मैंने, ध्यान देना। अगला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये आपका एनोड पोटेंशियल है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, जो करंट को आने से रोकता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है ना। पहला कह रहा है सैचुरेशन करंट इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी यहाँ I2 इंक्रीज हो रही ना, सैचुरेशन करंट भी इंक्रीज करेगी। अब सैचुरेशन यहाँ, इसमें सैचुरेशन यहाँ पे आएगा और ऊपर वाले में यहाँ पे आएगा, तो सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी का डिपेंड, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दोनों हो गया, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, कोई आप ऐसा समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी ओर को आ रहा है, तो किसी स्पीड से आ रहा है, आपने उसको स्टॉप किया, तो आपने क्या किया, इतना वर्क किया उसको रोकने के लिए, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वही चीज़ तो कर रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? इंटेंसिटी से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। एक और रिलेशनशिप लिखी है, देखिए, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखो, ये फ्रीक्वेंसी है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल is found to vary with frequency incident light. Greater of frequency of incident light, greater is the potential, stopping potential. जितनी ज़्यादा वो इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, फिर सॉरी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट लाइट की उतनी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मैक्सिमम frequency V0 below which no stopping potential is required, no emission। मतलब एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिससे नीचे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना पॉसिबल ही नहीं है। वही तो आपकी क्या कहलाती है, उस फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह देते हैं, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा? जब V ग्रेटर देन होगा V0, ध्यान दीजिएगा, V ग्रेटर देन V0 होगा। ये V है ऊपर को और ये V0 है। तो वो कहता है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू नो एमिशन, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब उतने तक तो चाहिए, उससे नीचे तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो ही नहीं पाएगा, तो वो क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगला देखो, दो एजम्पशन और हैं, फिर मैं आपको बोहर मॉडल समझाता हूँ और उसके क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एज सून एज लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। बस ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस, तुरंत होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। मैंने बताया था ये बहुत ही छोटे टाइम में ये होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। एज सून एज लाइट इंसिडेंट, जितनी जल्दी जितनी लाइट आपकी यहाँ पे पड़ेगी तो उतनी जल्दी वो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथोड और एनोड पे डिपेंड नहीं करता। अगला देखो, वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द लीस्ट
टाइटली बाउंडेड लीस्ट टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, मतलब जो टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है ना सरफेस के साथ बंधा हुआ, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वर्क फंक्शन किसको डिनोट करता है, एनर्जी को, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। ओनली द नेचर ऑफ मेटल, कि ये देखो इट डिपेंड ओनली नेचर ऑफ मेटल, के नेचर पर डिपेंड करेगा, नेचर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा ना, और जो फैक्टर है उन पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, केवल नेचर पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर है इससे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो कि किस पे डिपेंड करता है, मेटल के नेचर पे केवल डिपेंड करता है और फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है सर। अब हम पहले वो बोहर मॉडल समझें, उससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूँ, किसके, इसी के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही अभी मैं वही समझा रहा था। ये कह रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई शुड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज एज इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस इंक्रीज, मतलब फोटो सेंसिटिव सरफेस कोई है उस पर आप क्या करोगे, इंटेंसिटी को इंक्रीज कराओगे, डालोगे, तो फोटो करंट ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अभी तो मैंने बताया वो डायरेक्ट इंसिडेंट रेडिएशन पे ही तो डिपेंड करता है, तो जितना ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा ही है, मैंने आपको ये बताया था, इससे पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना सर, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका 1 फोटोन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे बेस्ड है, मतलब एक फोटोन डालोगे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, ठीक है। अब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, इंटेंसिटी आपने क्या करी, इंक्रीज करी, ठीक है। जैसे ही आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन का सरफेस पे, तो आपका क्या होगा कि नंबर ऑफ, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन जो होंगे, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेज पर यूनिट एरिया पे सर नंबर ऑफ फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ज़्यादा इजेक्ट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे, ज़्यादा बाहर निकलेंगे। जैसे ही ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, करंट भी जो होगी, जो फोटो करंट है वो भी क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, वो फोटो करंट जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो ये था आपका वो जो पूछ रहा था हमसे वो केस था, ठीक है। तो ये फोटो क्यों मतलब इंटेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड है ना, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी फोटो करंट आपकी निकलेगी, यही पूछ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए मैं अभी आपको समझा रहा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कोई बॉल आई यहाँ से आपके हाथ में आई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको रोकने के लिए वर्क करोगे। जो ये वर्क है ना, आपने जो ये वर्क करा वही तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², और वही मैक्सिमम कितना आपने रोकने के लिए इसको वर्क किया, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वो होती कितनी है, हमने पढ़ा था वो कितनी होती है, EV0 के इक्वल होती है, ठीक है। W बराबर EV होता है ना, QV मतलब या एक ही बात हुई, W का मतलब क्या होगा यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, EV0, और यहाँ पे ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी दी कितनी रखी है आपको, 3 EV दे रखी है, 3 EV इज इक्वल टू EV0। तो आप देखिए यहाँ से V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V0 इज इक्वल टू 3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कहना चाह रहा है, वेव पिक्चर ऑफ लाइट हमें कहती थी, ये देखिए, इन वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये एक क्वेश्चन और बन गया, वेव पिक्चर में इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव से
आपके पास डिटरमाइन होती है। व्हाट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। हम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। फोटोन क्या है, एक पैकेट के फॉर्म में निकलता है, उसी को फोटोन क्वांटा कहते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि फोटोन पिक्चर में आप इसको इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करोगे। सर इंटेंसिटी को आप डिफाइन करोगे, इंटेंसिटी, ये आई करंट नहीं है सर, ये आई क्या है, इंटेंसिटी है, ठीक है। किसी दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए इंसिडेंट लाइट जो है आपकी, है ना, हमें क्या डिटरमाइन करना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ही तो डिटरमाइन करनी है कि दी गई फ्रीक्वेंसी के लिए इंटेंसिटी ऑफ, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है सर, वो क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो होती है सर एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एरिया इनटू टाइम, एरिया इनटू टाइम, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे कितने हो रहे हैं। तो सर आप एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू होती है, अगर एन फोटोन निकल रहे हैं तो एन एच न्यू हो जाएगी एनर्जी, और एरिया ए इंटू टी, तो आपका ये इंटेंसिटी का, एन मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट नॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया पे नंबर ऑफ फोटोन्स जो है। तो इंटेंसिटी जो वे, ये जो फोटोन नेचर है उसमें इंटेंसिटी क्या चीज़ हो जाएगी, एच न्यू तो एनर्जी होती थी एक फोटोन की होती है, तो एन फोटोन की कितनी हो जाएगी, ई एन इंटू एच न्यू, ठीक है। एक फोटोन जब मेटल प्लेट पे आता है, मेटल प्लेट पे आता है फोटोन, तो एच न्यू एनर्जी होती है ना उसकी, तो एन की कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू, और एरिया इंटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फोटोन पिक्चर है किसके लिए, इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई। अगली चीज़ बताता हूँ आपको, ये कह रहा है राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टी, 3 बेसिक प्रॉपर्टी लिखो कह रहा है, मैं बताता हूँ आपको। राइट 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, फोटोन की 3 बेसिक प्रॉपर्टी लिखनी है, विच आर यूज टू ऑब्टेन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए यूज होती हैं वो 3 बेसिक प्रॉपर्टी फोटोन की क्या है। यूज इक्वेशन, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में इसका यूज करके ग्राफ भी बनाओ कह रहा है सर। तो सर फोटोन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं आपको याद भी रखनी चाहिए। फोटोन जो होता है लाइट की स्पीड से आता है। पहली बात तो फोटोन को क्वांटा कहते हैं, मैं लिख देता हूँ इसको। फोटोन जो है सर, फोटोन आर क्वांटा, फोटोन आर क्वांटा, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम, क्वांटा। और क्या होता है, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट कैरियर ना, क्या कहेंगे इसको, डिस्क्रीट कैरियर ऑफ एनर्जी या पैकेट ऑफ एनर्जी। पैकेट, क्वांटा या पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, पहली बात। दूसरा क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी जो होती है फोटोन की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर। एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। ध्यान से समझो इसको, ये मैं एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूँ, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर रहा हूँ। आप इंसिडेंट लाइट पे मत चले जाइए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है फोटोन की एनर्जी। और उसके बाद फोटोन जो होता है, अगला प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, फोटोन का जो रेस्ट मास होता है सर वो 0 होता है। आइंस्टीन की इक्वेशन से देखो, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² थी। अगर कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट चले, फोटोन की स्पीड वही होती है क्योंकि लाइट का ही पैकेट है वो, तो अब आप देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c² बराबर m0 आता है, इसको रेस्ट मास कहते हैं। अगर ये v की जगह पे c रख दिया जाए क्योंकि फोटोन की स्पीड तो वही होती है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू m इजिकल्स टू 0, तो m0 कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या आता है, 0 आता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या आता है, 0 आता है। और ये 3 प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद वो कह रहा था ना काइनेटिक एनर्जी, हमने आइंस्टीन ने W या 1/2
वी मैक्सिमम का स्क्वायर, वो वी मैक्सिमम मैं बार बार कह रहा हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वही वर्क होगा, इज इक्वस टू एच न्यू माइनस फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी ना, एच न्यू, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी एच न्यू माइनस फाइव नॉट के इक्वल थी ना, वो एच न्यू माइनस फाइव नॉट या एच न्यू माइनस डब्लू। तो वो आपकी इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, अभी मैंने समझाया था आपको, यहाँ को तो आपकी मैक्सिमम होगी 1/2 mv² मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे आपका क्या होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इनके बीच में ग्राफ ये बनता है। अभी ऊपर समझाया तो था मैंने, v0, ये v0 से डिनोट होता है, ठीक है। आगे देखो सर, आगे क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, पार्टिकल मूविंग 3 टाइम एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, द रेशियो, अच्छा डी ब्रॉगली आ गया ना। तो सबसे पहले तो मैं डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसके बारे में कहेंगे। डी ब्रॉगली ने भी क्या दिए थे, 3 पोस्टुलेट दिए थे सर। ये डी ब्रॉगली है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो कह रहा है, तो सर डी ब्रॉगली ने 3 पोस्टुलेट दिए थे। उन पोस्टुलेट्स को एक एक करके बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एटम इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर जो होते हैं, ठीक है, जितने भी एटम हैं उसमें नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है, और तो उनको वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चक्कर लगाते रहते हैं, तो जो इन पे लगने वाला अभिकेंद्र बल है, ठीक है, अभिकेंद्र बल इनके आकर्षण बल जो होता था ना, आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जो अभिकेंद्र बल, ये चक्कर लगाने के लिए जो अभिकेंद्र बल इसको मिलता है ना, वो इनको इनके आकर्षण से प्राप्त होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अभिकेंद्र बल क्या होता था, mv²/r, जो किसके बराबर होगा, k × z, नाभिक का परमाणु क्रमांक, z × e²/r², ठीक है। ये पहला पोस्टुलेट था उनका, ये जो अभिकेंद्र बल है आकर्षण बल के बराबर होगा, इनको वो बैलेंस किए रखेगा, पहला तो इन्होंने ये कहा। दूसरा पोस्टुलेट जो बोहर ने कहा था, सॉरी हाँ, बोहर मॉडल में जो दूसरा पोस्टुलेट था, उन्होंने कहा तो जो इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग है ना, कोणीय संवेग सर ध्यान दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय संवेग जो होता है हमेशा mvr जो होता है n × h/2π, nh/2π होता है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है, ठीक है। और वो जो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें मूव करता है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने कहा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर जा रहा है, जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी का गेन करेगा। क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा सर, ध्यान से समझो, एनर्जी गेन करेगा। और जब अपर से लोअर लेवल पे आएगा, तो उस केस में लोअर पे आएगा तो एनर्जी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, मतलब एनर्जी जो है रिलीज करेगा या उत्सर्जित करेगा। तो यही 3 पोस्टुलेट है उनके। पहला क्या है, ये कक्षाओं में स्टेशनरी ऑर्बिट से घूमते रहते हैं, और इनको जो अभिकेंद्र की ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो अभिकेंद्र बल है, वो किसके बराबर होता है, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल और आकर्षण बल बराबर होंगे, जो इसको बांधे रखेगा, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन आके यहीं पे घुस जाता ना। अगला कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा। और अगला क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर लेवल से एक बार अपर लेवल पे जाएगा, अपर लेवल से जब लोअर लेवल में आता है तो एनर्जी का उत्सर्जन होता है, और जब लोअर लेवल से अपर लेवल पे जाता है तो वो गेन करता है सर, ठीक है। यही था बोहर पोस्टुलेट। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हम बोहर पोस्टुलेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो, बोहर पोस्टुलेट्स पे बेस्ड और क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने, देखो बताता हूँ आपको। बोहर पोस्टुलेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो समझा दिया मैंने पूरा आपको, अब बोहर थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर आगे एटम और न्यूक्लियस आएंगे, उसको समझेंगे हम। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम एज फास्ट इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, कैलकुलेट द पार्टिकल मास
एंड आइडेंटिफाई पार्टिकल। पार्टिकल का मास को कैलकुलेट करो कह रहा है, उसके बाद वो पार्टिकल को भी आप आइडेंटिफाई करो वो पार्टिकल कौन सा है कह रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल का मास भी निकालना है मुझे और आइडेंटिफाई भी करना है पार्टिकल कौन सा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है ना इसने, कितनी दे रखी है 8.3। ठीक है 8.3 दे रखी है सर। अच्छा हम जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने बताई नहीं तो आपको बता देता हूँ। इससे पहले लेक्चर में शायद डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने बताई थी। लैम्डा बराबर जो होता है h/p के बराबर होती है। लैम्डा बराबर h/p होती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं इसको। ठीक है, लैम्डा बराबर h/p। और यही फॉर्मूला हमारे पास और भी फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो उस फॉर्मेट को जब क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा। लैम्डा बराबर h/ क्या आएगा सर, ये mv आएगा। ठीक है, h/mv आएगा। तो इसका मतलब लैम्डा 1 जब लैम्डा 2 निकालूंगा, क्यों कर रहा हूँ, पार्टिकल मूविंग 3 टाइम एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। कोई पार्टिकल ऐसा है इलेक्ट्रॉन से 3 टाइम ज़्यादा फास्ट वो मूव कर रहा है, ये बोला है इसने। ठीक है, तो उस केस में क्या कह रहा है, पार्टिकल कौन होगा वो बताओ कह रहा है, और उसका नेचर कैसा है वो बताओ कह रहा है। हम चेक करने की कोशिश करते हैं फिर इसको। देखो तो हाँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या रिवर्स हो जाएगा, मान लेते हैं उस पार्टिकल का मास जो था वो m1 था, उसको तो वो नीचे आ जाएगा। देखो m ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू v ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये पलट जाएगा ना, m ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन v ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन उसका जो था मैं m1 इंटू m2 मान लेता हूँ पहले वाले का, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए कह रखा है ना। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है वो जो होगा वो क्या है, m1, मतलब m1 के लिए हमें फाइंड करना है m1 क्या होगा। ठीक है, और ये m2 नहीं होगा, ये v1 होगा ना, v1 होगा। ठीक है, v1 तो होगा। तो अब हमें m1 निकालना है, तो m1 कैसे निकालें, m1 कैसे निकालें, देखो यहाँ से m1 निकालो आप। m1 बराबर कैपिटल स्मॉल जैसे भी लिखोगे, m1 बराबर क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन क्या बचा, जो दे रखी है वेलोसिटी, वो जो पार्टिकल है ना उसकी वेलोसिटी गिवन है आपको। देखो कितनी दे रखी है, 8.3 इंटू 10⁻⁻14 गिवन है। ठीक है सर, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, और मास इतना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। और ये जो दूसरा इधर का ये VE है, और उसका जो मास है जो पार्टिकल जिसका निकालना है आपको 3 टाइम VE के बराबर दे रखा है, इलेक्ट्रॉन के 3 टाइम दे रखा है। तो VE से V कट जाएगा, तो अब बचेगा कितना, 3 बचेगा ना, 3 × 9 8 × 24, 24.9 आएगा ना, गुणा 10⁻⁻14। सर जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ना ये लगभग आएगा 0.36 इंटू, आप कैलकुलेशन खुद करना आप, 10⁻⁻27 किलोग्राम। और आप जानते हैं 10⁻⁻27 आते ही आपने देख लिया कि ये क्या है, या तो ये प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है या तो ये प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, 27 आ रहा है, तो मास ऑफ प्रोटॉन तो लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो कह रहा था कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। वो पार्टिकल जो होगा आपका या तो प्रोटॉन होगा या आपका न्यूट्रॉन होगा, उन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और हम जानते हैं न्यूट्रॉन का मास तो प्रोटॉन के मास से बहुत बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब प्रोटॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी ज़्यादा होगी, प्रोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये देखो ये वेवलेंथ जो है मास के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल दिखाती है। ठीक है, यहाँ तो हमें कैलकुलेट द पार्टिकल कहना था ना, पार्टिकल का मास और आइडेंटिफाई पार्टिकल कह रहा था, तो प्रोटॉन भी हो सकता है न्यूट्रॉन की। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी वो बता देगा। अब देखो, राइट द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विथ पार्टिकल ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में बताओ कह रहा है, ध्यान से बात को समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m होती है। ये कैसे होता होगा,
क्योंकि एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो होती थी ना 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर होती थी ना, तो यदि मैं 1/2 एम से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ऊपर भी एम स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एम बन जाएगा। तो ये तो पी बन गया, पी का स्क्वायर बन गया, नीचे क्या बना 2m बना ना। तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। पी मोमेंटम है और m जो है मास है और k काइनेटिक एनर्जी, के ई से लिखा है मैंने, k काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से जब आप p निकालोगे तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 2m इंटू के से नोट कर देता हूँ मैं, इस काइनेटिक एनर्जी को k लिख देता हूँ, अंडर रूट का आ जाएगा ना बस। तो लैम्डा इज इक्वल टू होता क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या बन जाएगा अंडर रूट 2m k। सर ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो h अपॉन अंडर रूट 2m k और k को यदि हम क्या लिख दें e से नोट कर देते हैं तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू ई मिल जाएगा। तो ये क्या कह रहा था देखो, लैम्डा एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को e लिखा है इसने, काइनेटिक एनर्जी को मैंने ई लिख दिया, यहाँ पे के नहीं ई लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी h अपॉन अंडर रूट 2m e। यही खुद क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा उसमें, एक ये भी दे देगा, ठीक है ना सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। अगला क्वेश्चन देखिए, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एसिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सेम पोटेंशियल पे वो क्या हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन कह रहा है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एसिलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है, ध्यान दीजिएगा। तो हम निकालते हैं, अभी तो हमने यूज कर रखा है पोटेंशियल के टर्म्स में। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था सर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन होता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू क्यू इंटू वी भी होता है। वो काइनेटिक एनर्जी थी ना W के बराबर होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो Q इंटू वी भी फॉर्मूला होता है इसका। हाँ, V जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या कहा है उसने, अल्फा पार्टिकल का हो गया और प्रोटॉन का हो गया, पोटेंशियल जो है समान है और वो V के बराबर है। तो अब आप देखो, अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा अपॉन प्रोटॉन के लिए लैम्डा अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ एस तो कांस्टेंट है अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान से समझिएगा इस बात को, कर क्या रहा हूँ मैं, अल्फा क्योंकि ये रिवर्स हो जाएगा, अल्फा का नीचे चला जाएगा क्योंकि 1 अपॉन में है वो चीज़ जो है ना, 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में होने की वजह से लिख रहा हूँ मैं। देखो ये जो होगा अल्फा मैंने ऊपर लिखा है लैम्डा अल्फा, तो उसके लिए वो चीज़ नीचे आएगी और जो प्रोटॉन है उसके लिए क्या आएगी, ऊपर आएगी। 2m ऑफ प्रोटॉन इंटू क्यू ऑफ प्रोटॉन इंटू वी तो दोनों का सेम है, 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू वी से वी कट जाएगा। अब 2 भी कैंसिल हो गया तो मिला कितना सर, मास m ऑफ p इंटू क्यू ऑफ p अपॉन m इंटू अल्फा और q इंटू अल्फा। अब आप ये तो बात को जानते हैं ना, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, ये mp इंटू क्यू, p को ऐसे रहने देता हूँ, q ये जो मास होता है इसका 4 टाइम होता है, 4 टाइम mp होता है, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन का 4 टाइम होता है, और जो चार्ज होता है 2 टाइम प्रोटॉन के चार्ज का होता है। आप देखो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, 1 अपॉन कितना आया है ये अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 2, तो ये बच कितना रहा है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आ गया सर। तो इनका रेशियो जो निकल के आएगा लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी बराबर 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मिल जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इतना इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा सर। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये रेशियो आ जाएगा इनका, ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये पूछ रहा था आपसे कि इन दोनों का रिजल्ट रेशियो क्या आएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ये भी वही है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट मास सेम पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। यही तो निकाला है अभी, डी ब्रॉगली
ये क्या कह रहा है, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल। अच्छा पोटेंशियल सेम है ना, ऊपर भी तो पोटेंशियल सेम था, ठीक है, ऊपर भी पोटेंशियल क्या था इनका, सेम था ना, तो सेम पोटेंशियल है इनका, तो आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल तो दिया हमने, यही तो आ रहा है अभी, ये क्वेश्चन तो एक ही है, वही क्वेश्चन तो आ गया है, दोबारा लिख दिया क्या मैंने क्वेश्चन? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन क्या हो गया, दोबारा हो गया सर, जो क्वेश्चन है ना दोबारा आ गया सर, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं सर। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, आप इनको तैयार करिए पहले, फिर उसके बाद आगे हम मिलते हैं।